नमस्कार मित्रों। आज के करंट अफेयर्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने के लिए है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जीएस पेपर 1 से लिंक है, जिसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशूज। सुभाष चंद्र बोस कंटेक्स्ट है। सुभाष चंद्र बोस had unfurled the tricolor in Port Blair on 30th December 1943. सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगे को फहराया था। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बोस हैड अराइव्ड इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन 1943 आफ्टर जापान हैंडेड देम ओवर टू हिज आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। जापान हैड कैप्चर्ड द आइसलैंड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान द्वारा आज़ाद हिंद सरकार सौंपे जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचे। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस had announced the establishment of the provisional government of Azad Hind in occupied Singapore in known as Arji Hukumat-e-Azad Hind. It was supported by the Axis power of Imperial Japan, Nazi Germany, the Italian Social Republic and their allies. He had launched a struggle to free India from British rule under the banner of the provisional government in exile during the latter part of the Second World War. आज़ाद हिंद सरकार के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में जापान के कब्जे वाले सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन करने की घोषणा की। इस सरकार को आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस सरकार को धुरी राष्ट्रों जैसे जापान साम्राज्य, नाजी जर्मनी, सोशल रिपब्लिक इटली और इनके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध काल में अस्थायी निर्वासित सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्साइल के बैनर तले भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया। Who were part of this? Under his provisional government, the Indians living abroad had been united. The Indian National Army drew prisoners and thousands of civilian volunteers from the Indian expatriate population in Malaya, present-day Malaysia, and Burma, now Myanmar. Under the provisional government, Bose was the head of the state, the prime minister, and the minister for war and of foreign affairs. Captain Lakshmi headed the women's organization, while S.A. Iyer headed the publicity and the propaganda wing. Revolutionary leader Raj Bihari Bose was designated as the supreme advisor. सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय एकजुट होकर सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय सेना में मलाया, जिसे वर्तमान में मलेशिया कहा जाता है, और बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारतीय प्रवासी आबादी के हजारों स्वयंसेवकों और पूर्व कैदियों को शामिल किया गया। अस्थायी सरकार के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिलाओं के संगठन का नेतृत्व किया और S.A. अय्यर ने प्रचार तथा प्रसार का दायित्व संभाला। क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस को सरकार के सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया था। Key points related to Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was twice elected president of Indian National Congress, 1938 in Haripur and 1939 in Tripuri. He resigned from the Congress presidency in 1939 and organized the All India Forward Bole, a faction within the Congress in Bengal. सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रमुख तथ्य। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया, एक बार हरिपुर अधिवेशन में 1938 को और त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 को।
उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अब देखते हैं कि Why lightning still kills so many Indians? Topics covered are important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. आकाशीय बिजली से भारतीयों की अधिक संख्या में मौत का कारण। कंटेक्स्ट है लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैव caused 1771 deaths between April 1, 2019 and March 31, 2020. भारत में 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 1771 मौतें हुई है। इस प्रकार की मौतों को किस प्रकार कम किया जा सकता है? एवरी लाइटनिंग स्ट्राइक्स अराउंड अ फिक्स्ड पीरियड एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जियोफिजिकल लोकेशन इन सिमिलर पैटर्न्स एज पर CROPC क्लाइमेट रेसिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल। अर्ली लाइटनिंग वार्निंग टू फार्मर्स, cattle grazers, children and people in open areas is the key. Then a local lightning safety action plan like installing lightning protection devices is also needed to prevent deaths. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं एक निश्चित अवधि के दौरान और लगभग समान भौगोलिक स्थानों पर समान पैटर्न में होती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल CROPC के अनुसार किसानों को, पशु चराने वालों को, बच्चों को और खुले क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए बिजली गिरने की पूर्व जानकारी दिया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए त्वरित सुरक्षा यंत्रों लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस को लगाने जैसे स्थानीय त्वरित सुरक्षा कार्य योजनाओं की आवश्यकता है। व्हाट इज लाइटनिंग? It is a very rapid and a massive discharge of electricity in the atmosphere, some of which is directed towards the Earth's surface. These discharges are generated in giant moisture-bearing clouds that are 10 to 12 किलोमीटर tall. बिजली गिरने का प्रभाव आकाशीय बिजली क्या होती है? आकाशीय बिजली अथवा त्वरित वातावरण में बिजली का एक तीव्र तथा व्यापक निस्सरण होती है। इसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है। सामान्यतः यह त्वरित निस्सरण 10 से 12 किलोमीटर ऊंचे आर्द्रता युक्त बादलों में उत्पन्न होता है तथा यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम है। अब देखते हैं बिजली गिरने का प्रभाव। केंद्र ने वर्ष 2015 में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपए तक की वृद्धि की थी। पिछले 5 वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने से 13,994 मौतें हुई, जिसके लिए कुल मुआवजा राशि लगभग 359 करोड़ रुपए होगी। बिजली गिरने से पशु जीवन को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। अब देखते हैं GS पेपर 2 में ही व्हाट इज एनीमिया। टॉपिक्स कवर्ड हियर आर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ का कंटेक्स्ट है इंडियन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ओवरवेलमिंगली एनेमिक अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार भारतीय महिलाएं और बच्चों में अत्यधिक रक्ताल्पता एनीमिया पाई गई है। रक्त अल्पता क्या होती है? रक्त अल्पता रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की सामान्य स्तर से कमी अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा से कम होने की स्थिति होती है। द कंडीशन ऑफ हैविंग लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और क्वांटिटी ऑफ hemoglobin. It can make one feel tired, cold, dizzy, and irritable and short of breath. Among other symptoms, a diet which does not contain enough iron, folic acid, or vitamin B12 is a common cause of anemia. एनीमिया से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को थकान, ठंड, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और सांस लेने में कठिनाई आदि महसूस होती है। आहार में पर्याप्त मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी व्यक्ति में रक्ताल्पता का एक आम कारण होती है। Why is anemia so high in the country? Iron deficiency and vitamin B12 deficiency anemia are the two common types of anemia in India.
Among women, iron deficiency prevalence is higher than men due to menstrual iron losses and the high iron demands of a growing fetus during pregnancies. Lack of millets in the diet due to overdependence on rice and wheat, insufficient consumption of green and leafy vegetables, and a dominance of packaged and processed foods which are low in nutrition could be the reason behind the high prevalence of anemia in India. देश में उच्च रक्त अल्पता के कारण भारत में आमतौर पर दो प्रकार की रक्त अल्पता पाई जाती है। आयरन की कमी से होने वाली तथा B12 की कमी के कारण होने वाली रक्त अल्पता। महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाली रक्त अल्पता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका कारण मासिक धर्म के दौरान रक्त में आयरन की कमी तथा गर्भावस्था के दौरान भ्रूण वृद्धि के कारण आयरन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आहार में चावल और गेहूं पर अधिक निर्भरता के कारण मोटे अनाजों की मात्रा में कमी, हरी और पत्तेदार सब्जियों का अपर्याप्त सेवन और कम पोषक तत्वों वाले पैकेज्ड और संसाधित खाद्य पदार्थों की आवश्यकता अधिकता भारत में एनीमिया के उच्च स्तर के पीछे संभावित कारण हो सकते हैं। आगे देखते हैं जीएस पेपर 3 ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। कंटेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स LHPs अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में 6 स्थानों पर वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। अब देखते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। द LHP माफ कीजिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट आवास निर्माण के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला and Lucknow. They comprise about 1,000 houses at each location along with allied infrastructure facilities. The projects will demonstrate and deliver ready-to-live houses at an expedited pace within 12 months as compared to conventional brick and mortar construction and will be more economical, sustainable, of high quality and durability. These LHPs demonstrate a variety of technologies including prefabricated sandwich panel system in LHP at Indore, monolithic concrete construction using tunnel framework. लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण इंदौर, राजकोट, चेन्नई और रांची, अगरतला और लखनऊ में किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक स्थान पर संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ लगभग 1000 मकानों को शामिल किया गया है। ये परियोजनाएं पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से यानी महज 12 महीने के भीतर रहने के लिए तैयार मकानों को प्रदर्शित और वितरित करेंगी। इसके अलावा ये मकान उच्च गुणवत्ता के साथ किफ़ायती और टिकाऊ भी होंगे। की फीचर्स ऑफ द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज आर लॉन्च्ड इन 2019 द चैलेंज इज अंडरटेकन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। GHTC aims to fast-track the construction of affordable housing and meet the target of constructing 2 crore houses by 2022. GHTC focuses on identifying and mainstreaming proven demonstrable technologies for lighthouse project through ASHA Affordable Sustainable Housing Accelerators in India. हम देखते हैं कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। 2019 में शुरू की गई वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक चुनौती कार्यक्रम है। GHTC का लक्ष्य किफ़ायती आवास के निर्माण को तेजी से पूरा करके वर्ष 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना है। GHTC लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी साबित हो चुकी प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनके उपयोग को मुख्य धारा में लाने पर
ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स आशा के माध्यम से उष्मायान और त्वरित सहयोग के लिए संभावित भविष्य की तकनीकों को चिन्हित किया जाता है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स एट कृष्णपट्टनम एंड तुमकुरु। कंटेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोट्स एट कृष्णपट्टनम एंड तुमकुरु। व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? An industrial corridor is basically a corridor comprising of multimodal transport services that would pass through the states as main artery. Industrial corridors offer effective integration between industry and infrastructure, leading to overall economic and social development. कृष्णपट्टनम और तुमकुर में औद्योगिक गलियारा नोट्स। संदर्भ है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृष्णपट्टनम और तुमकुर में औद्योगिक गलियारा नोट्स को स्वीकृति दी गई है। औद्योगिक गलियारा क्या होता है? औद्योगिक गलियारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मूल रूप से मुख्य मार्ग के रूप में राज्यों से होकर गुजरने वाला मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है। औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचनाओं के मध्य प्रभावी समेकन उपलब्ध कराते हैं, जिससे समग्र रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होती है। Industrial corridors constitute world-class infrastructure such as high-speed transportation network, rail and road, ports with state-of-the-art cargo handling equipment, modern airports, special economic regions, industrial areas, logistic parks, transshipment hubs, knowledge parks focused on catering to industrial needs, complementary infrastructure such as township, real estate. औद्योगिक गलियारे में विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे द्रुत गति परिवहन नेटवर्क, रेल और सड़क, अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों सहित बंदरगाह, आधुनिक हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसशिपमेंट हब, औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क, टाउनशिप, रियल एस्टेट जैसे पूरक अवसंरचनाएं। अब देखते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम। सबसे पहला है सहायक एनजी। सहायक एनजी इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर. इट इज अ जीपीएस एडेड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर with the capacity to carry a payload of up to 50 kg and can be dropped from a heavy aircraft. The successful maiden test was conducted by the DRDO along with the Indian Navy. सहायक एनजी भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया आकाश में सतह पर उतारा जा सकने वाले कंटेनर हैं। सहायक एनजी नवविकसित जीपीएस समर्थित कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में सहायक एनजी का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया है। दूसरा, अर्जेंटीना's legislation of abortion. Argentina has legalized abortion up to the 14th week of pregnancy. Prior to this, women were forced to turn to illegal and unsafe procedures because abortion was against the law in Argentina. For women from socioeconomically disadvantaged backgrounds, the scope of access to safe medical procedures for abortion was even narrower. अर्जेंटीना में गर्भपात वैधीकरण। अर्जेंटीना में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया गया है। इससे पहले लड़कियों और महिलाओं को अवैध और सुरक्षित प्रक्रियाओं के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि अर्जेंटीना में गर्भपात गैरकानूनी था। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों और महिलाओं के लिए गर्भपात हेतु सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं तक पहुंच का दायरा और भी संकीर्ण था। कोर सेक्टर। The 8 core sectors industries include coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement, and electricity. The 8 core industries comprises nearly 40% of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The 8 core industries, in decreasing order of their weightage, are refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement, and fertilizer.
प्रमुख क्षेत्र के उद्योग। प्रमुख क्षेत्र के 8 उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत सम्मिलित हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांक लगभग 40% है। भारांक के घटते क्रम में 8 प्रमुख उद्योग रिफाइनरी उत्पाद, फिर विद्युत, फिर इस्पात, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट और फिर उर्वरक है। आशा करते हैं कि आपको आज का करंट अफेयर समझ में आया होगा। धन्यवाद।